वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, जिसमें नेट कॉमर्स से यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के जितने भी यूनिट है उस पर एमसीक्यूज आपको डेली 9 AM पर प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो का हमारे जितने भी पीडीएफ हैं हमारे टेलीग्राम चैनल यूजीसी नेट पॉइंट पर उपलब्ध रहेगा। आज सीरीज 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट टैक्स। पहला ऑप्शन है आपका, पहला स्टेटमेंट है आपका, टैक्सेस आर लेविड बाय गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड है आपका, इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस द पर्सन पेइंग द टैक्स पासेस ऑन द इंसिडेंस ऑफ अनदर पर्सन। थर्ड है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस ऑन इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। कोड आपका दिया हुआ है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहां पर स्टेटमेंट 1 और 2 जो दिया हुआ है, देखिएगा इसमें टैक्सेस वह अमाउंट होता है, लेवी होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, जो भी कॉमन एक्सपेंडिचर्स होते हैं सोसाइटी के ऊपर, कंट्री के ऊपर, उसको भरपाई करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो बिल्कुल आपका इसमें जो बर्डन होता है, क्योंकि एक पर्सन के द्वारा मान लीजिए आप सर्विसेज लेते हैं तो सर्विसेज के बदले आपको टैक्सेस पे करना होता है, और जो जहां पर आप टैक्सेस पे करते हैं उस अनदर पर्सन के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अमाउंट जमा करने होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी आपका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो राइट दिया हुआ है कि आप टैक्सेस ले सकते हैं इनकम पर, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो राइट आंसर आपका यहां पर ए होगा। सेकेंड है आपका, अकॉर्डिंग टू 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246 पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर कंटेंड इन व्हाट। ऑप्शन है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव। एक्सप्लेनेशन में ही आपका जो रिलेटेड फैक्ट है आपका, इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस में 3 लिस्ट मिलते हैं, जिसमें कुछ आपका यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कंकरेंट लिस्ट होता है। तीनों में क्या डिफरेंसेस है? तो यूनियन लिस्ट में आपका यूनियन मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दिया गया है जिसमें कि वो लॉ बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में आपका स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दिया गया है, और आपका कंकरेंट लिस्ट में बोथ पार्लियामेंट और स्टेट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी सुटेबल लॉ है उसे बना सकते हैं। ये कंकरेंट लिस्ट में है। और जो आपका आर्टिकल 246 है, इसमें यूनियन लिस्ट को ये पावर दिया गया है। तो राइट आंसर इसका आपका ए होगा। थर्ड है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इनकम टैक्स एक्ट 1961। फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट, इट कंटेन्स सेक्शन 1 to 298 एंड 14th शेड्यूल। थर्ड है, सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडरगोज चेंज एवरी ईयर विद एडिशन एंड डिलेशन ब्राउट आउट बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। और थर्ड है आपका, इट कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। कोड आपका दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं, इसमें आपका बता दें जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल में बांटा गया है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। एवरी ईयर यूनियन बजट आता है, यूनियन बजट में आपका फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल जब उसमें जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया जाता है फाइनेंस बिल यूनियन बजट के रूप में, और ये आपका प्रेसिडेंट से एसेंट मिलने के बाद वो क्या बन जाता है आपका फाइनेंस एक्ट। और इस फाइनेंस एक्ट में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, साथ ही इसमें आपका जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट है आपका करेंट असेसमेंट ईयर के लिए, वो सारे चीज भी मेंशन किया जाता है। तो आपका स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। यहां पर थर्ड स्टेटमेंट है आपका कि जो इनकम टैक्स आपका एप्लीकेबल हुआ था आपका 1 अप्रैल 1962 से, बिल्कुल सही। आपका एक्ट पहले आता है और एप्लीकेबल पूरे इंडिया पर आपका बाद में होता है। उसी तरह आप यहां पर 1 अप्रैल 1962 से आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल था। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। ऑल स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फोर्थ है आपका क्वेश्चंस, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट फाइनेंस एक्ट। पार्ट 1 आपका ऑप्शन ए है आपका, Part 1 of the first schedule of the Finance Act specify the rate of tax applicable to current assessment year. B है आपका, when the finance bill is passed by the both the houses of parliament, राज्यसभा और लोकसभा,
एंड गेट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इट बिकम द फाइनेंस एक्ट। और थर्ड है आपका पार्ट 2 ऑफ द फाइनेंस एक्ट गिव द रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। जो फाइनेंस बिल आता है आपका एवरी ईयर, जो यूनियन बजट में होता है, उसमें इनकम टैक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस बनाए रहते हैं। अप्लीकेबल 4 स्पेसिफिक पार्ट है उसमें, जो आपको यहां पर ध्यान से देखना है। पार्ट 1 में आपका करेंट असेसमेंट ईयर के लिए जो रेट ऑफ टैक्सेस होता है वो मेंशन किया जाता है। पार्ट 2 में आपका टीडीएस का रेट जो होता है करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो मेंशन किया जाता है। पार्ट 3 में आपका जो सैलरीज है और एडवांस टैक्सेस है उसके रेट्स जो है उसके बारे में मेंशन किया जाता है। और पार्ट 4 में आपका जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसको कैलकुलेट करने के लिए रूल्स बनाए रहते हैं। ऑप्शन है आपका यहां पर दिखे थे जो क्वेश्चन नंबर 4 में था। पार्ट 1 में आपका करेंट असेसमेंट ईयर के लिए रेट एप्लीकेबल है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। बी ऑप्शन है बिल्कुल भी करेक्ट है आपका। फाइनेंस बिल ही आपका फाइनेंस एक्ट बनता है जब बोथ ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हाउसेस और प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है। सी ऑप्शन है आपका पार्ट 2 ऑफ द फाइनेंस एक्ट गिव द रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम, जो बिल्कुल गलत है आपका, क्योंकि ये पार्ट 4 में मेंशन किया गया है नेट एग्रीकल्चर इनकम के रिगार्डिंग। पार्ट 2 में आपका जो टीडीएस रेट है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो स्टेटमेंट सी आपका यहां पर करेक्ट नहीं है। पूछा ही गया था कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर होगा क्योंकि वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 5। The administration of the direct taxes is looked after by the Finance Ministry, Income Tax Department, CBDT, Central Board of Direct Taxes और D all of the above। Related fact है आपका, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, इंडिया में 2 तरह के टैक्सेस होते हैं। एक आपका डायरेक्ट टैक्सेस होता है और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस के लिए सीबीडीटी एडमिनिस्ट्रेशन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और आईडीटी के लिए सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। यहां पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्ट टैक्सेस के रिगार्डिंग, तो इसका सही आंसर होगा सीबीडीटी सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। बी है आपका इनकम टैक्स रूल 1962। सी है आपका सर्कुलर नोटिफिकेशन इशूड बाय सीबीडीटी और डी है आपका जजमेंट ऑफ द कोर्ट। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे सोर्सेज अप्लीकेबल है, जिसमें ये 4 सोर्सेज तो अप्लीकेबल है ही, साथ ही इसका एक 5th सोर्सेज भी है आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट। अभी हमने बताया था कि एवरी ईयर जो आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है उसमें भी बहुत सारे इनकम टैक्स के रिगार्डिंग करेंट असेसमेंट ईयर के लिए और करेंट फाइनेंशियल ईयर के रूल एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जो बेसिक सोर्सेस है आपका इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, जो बेसिक्स लॉ बनाए गए हैं वो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया गया है। राइट आंसर आपका यहां पर ए होगा। नेक्स्ट है आपका 7। द सरचार्ज अप्लीकेबल इन द केस ऑफ अ फर्म इज 10% ऑफ टैक्स पेबल इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़। बी ऑप्शन है आपका 15% ऑफ टैक्स पेबल इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज। सी ऑप्शन है आपका 7% ऑफ टैक्स पेबल इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज। डी ऑप्शन है आपका 12% ऑफ टैक्स पेबल इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज। रिलेटेड फैक्ट में आपको बता दें, सरचार्ज वह अमाउंट होता है जो टैक्स ऑन टैक्स पर चार्ज किया जाता है। जो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है उसी पर अनदर चार्जेस कैलकुलेट किया जाता है, उसे हम लोग सरचार्ज के नाम से जानते हैं। सरचार्ज जनरल पर्पस के लिए लिया जाता है। एक सेज भी होता है, लेकिन सेज आपका जो हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए, वो एक्सपेंडिचर्स के लिए लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सरचार्ज के लिए कंडीशंस है, जैसे कि एक फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म या फिर लोकल अथॉरिटीज, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए रूल है कि अगर उसका टोटल इनकम लेस देन 1 करोड़ रुपीज है तो सरचार्ज 0% होगा। लेकिन अगर उसका नेट इनकम 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा है, एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज, देन जो सरचार्ज का रेट होगा आपका 12% होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रिबेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961? ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है आपका सेक्शन 87A प्रोवाइड्स अ रिबेट फ्रॉम द टैक्स पेबल बाय एन एसएससी। सेकेंड है आपका एन इंडिविजुअल एन एचयूएफ हु इज रेसिडेंट इन इंडिया इज इंटाइटल्ड टू क्लेम रिबेट। थर्ड स्टेटमेंट है आपका एन एसएससी हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख इज इंटाइटल्ड टू क्लेम रिबेट। कोड आपका दिया हुआ है ए बी सी और डी। रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। रिबेट एक तरह से आपका रिलैक्सेशन है कि आप टैक्स कुछ सर्टेन इनकम तक पे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक इंडिविजुअल रिबेट जो अप्लीकेबल है सेक्शन 87A के अंतर्गत सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए अप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एसएससी, और उसका टोटल इनकम आपका 5 लाख रुपीज से आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। इंडिविजुअल एसएससी जिसका इनकम 5 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं है। रिबेट कितना मिलेगा? द रिबेट शैल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल, मतलब कि जो इनकम टैक्स पेबल है अप टू 5 लाख रुपीज तक ऑफ द टोटल इनकम फॉर द एनी असेसमेंट ईयर और ₹12,500 विच एवर इज लेस, मतलब कि मैक्सिमम 12,500 का रिबेट मिलेगा। स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ था फर्स्ट जो बिल्कुल करेक्ट है आपका 87 के अंतर्गत रिबेट प्रोवाइड किया गया है। सेकेंड आपका इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जो बिल्कुल गलत है क्योंकि एचयूएफ को रिबेट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ इंडिविजुअल को। थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 5 लाख रुपीज तक आप नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज रिबेट को क्लेम किया जा सकता है। तो यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका मैच द फ्लोइंग। कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं और एक साइड आपका उससे रिलेटेड टर्म जो है उसका नाम दिया हुआ है। जैसे कि यहां पर एसएससी दिया हुआ है, असेसमेंट ईयर दिया हुआ है, रिबेट दिया हुआ है और कैश क्रेडिट। रिबेट का तो हमने अभी बताया है कि सेक्शन 87 के ए के अंतर्गत आता है, तो इसका 3 का डी ऑप्शन मिलेगा। फोर्थ का आपका कैश क्रेडिट आपका यहाँ पर सेक्शन 68 के अंतर्गत आता है। ये सारे याद करने वाले चीजें हैं, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट समझने वाला नहीं है। इसके लिए हमने आपको बताया भी था कि आपको लिस्ट बनाते रहना है जितने भी सेक्शंस आप इंपोर्टेंट सेक्शंस मिलते हैं उसके लिए। कैश क्रेडिट सेक्शन 68 तो आपका सी से मैच करेगा। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, तो ए से मैच करेगा। और एसएससी आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, तो बी से मैच करेगा। बीएडीसी बी तो सर सिर्फ एक ही में मैच कर रहा है इस आधार पर भी, मतलब कि आप सिर्फ एसएससी का भी डिफिनेशन जानते हैं कि वो किस सेक्शन के अंतर्गत आता है तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते थे, लेकिन 100% श्योर रहिएगा तभी इस तरह से आप यूज कीजिएगा, अदरवाइज सारे को मैच करना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा अलग है, ए बी सी और डी, तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 10 है आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द प्रीवियस ईयर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसमें आपको बता दें इनकम टैक्स 1961 के अंतर्गत यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला आपका प्रीवियस ईयर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, इट मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। बी ऑप्शन है आपका प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट इज ऑलवेज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। सी है आपका द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, और डी है आपका नन ऑफ द एबव। रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। और ये आपका प्रीवियस ईयर उस ईयर को बोला जाता है जिस ईयर में इनकम अर्न किया जाता है, या फिर आय अर्जित जिस ईयर में किया जाता है उसी को हम लोग प्रीवियस ईयर के नाम से जानते हैं। और उसके आने वाले नेक्स्ट ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर के नाम से जानते हैं जिस ईयर में टैक्स पे किया जाता है। प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है? तो प्रीवियस ईयर जनरली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड करता है, मतलब कि 12 मंथ्स का होता है। लेकिन एक न्यूली सेटअप बिजनेस या प्रोफेशन के लिए प्रीवियस ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिस दिन से उसका बिजनेस स्टार्ट होता है। बिगिनिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड एंड करता है 31 मार्च को किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ था आपका प्रीवियस ईयर हैज बीन डिफाइंड
अंडर सेक्शन 3 और ये आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो बिल्कुल करेक्ट है आपका। प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट इज ऑलवेज द पीरियड ऑफ 12 मंथ, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से जरूरी नहीं है, क्योंकि बिगिनिंग जब होगा किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन का तो वो किसी दिन भी हो सकता है, और ये ऑल 12 मंथ से कम भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर आपका यहाँ तो बी होगा। सी को भी देख लेते हैं। द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, अभी हमने बताया था, बिल्कुल करेक्ट है। तो बी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट था, इसीलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर बी होगा। तो इस तरह से आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। डेली 9 AM से इसी तरह से आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जितने भी टॉपिक्स हैं, और हर टॉपिक के बिगिनिंग पॉइंट से 0 लेवल से सारे क्वेश्चंस स्टार्ट किए जाएंगे। तो हमने आज इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।